हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है समाज का विभिन्न ऐतिहासिक युगों में विभाजन। यहाँ पे आप एक परिवर्तन के सिद्धांत को भी देख सकते हैं, और अगर आप सामाजिक वर्गों का सिद्धांत देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसका एक झलक देख सकते हैं कि कैसे कैसे हर एक अलग अलग समय में एक अलग अलग वर्ग बना। और जो दो वर्गों की बात हमेशा कार्ल मार्क्स करते हैं, वो दो वर्ग अलग अलग समाजों में कैसे थे। और क्योंकि उनका जो वर्ग आप देखेंगे अगर ऐतिहासिक दृष्टि से, तो वो इतिहास का जो भौतिकवाद है उसकी ही जो आपकी डेफिनेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उन्होंने अवधारणा दी उसमें निकलता है। तो मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद के अनुसार इतिहास का प्रत्येक युग वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि जो वर्ग संघर्ष है उसी से इतिहास बना है। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना के में परिवर्तन आर्थिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है। आर्थिक दशाओं के आधार पर मार्क्स ने समाज के इतिहास को विभिन्न युगों में विभाजित किया है, और इन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक जो है ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1959 की प्रस्तावना में मार्क्स ने समाज के विभिन्न युगों की विभिन्न विस्तृत रूपरेखा एशियाई प्राचीन सामंतवादी तथा आधुनिक पूंजीवाद में आर्थिक उत्पादन की विधियों के आधार पर प्रस्तुत की। परंतु एक अन्य स्थान पर मार्क्स और एंगल्स ने इतिहास को विभिन्न युगों में विभाजित किया। तो यहाँ पे उनके सारे जो युग उन्होंने बताए हैं वो सब लिखे हुए हैं। एक एक करके हम ये सब देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आदिम साम्यवादी, या इसको प्राचीन साम्यवादी युग भी बोलते हैं। दूसरा है दास समाज, तीसरा है सामंत समाज, चौथा है पूंजीवादी समाज, और पांचवा है समाजवादी समाज। और इंग्लिश में इसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटल सोसाइटी एंड सोशलिस्टिक सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं पहला आदिम साम्यवादी युग ये क्या है, या फिर इसके अंदर आइए चेक करते हैं। इतिहास के सर्वप्रथम युग को मार्क्स ने आदिम साम्यवादी युग अथवा प्राचीन साम्यवादी युग की संज्ञा दी है। यह वह युग है जिसमें मनुष्यों की आवश्यकताएं सीमित थीं तथा कच्चे फल और शिकार द्वारा व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। तो ये वो वाला स्टेज है जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा है कि जो आदि पुरुष लोग रहते थे, आदि मानव लोग रहते थे, वो कच्चे फल खाते थे, शिकार करते थे और अपना प्रकृति पर जीवन निर्वाह कर लेते थे। वास्तव में यह युग वर्ग विहीन समाज है। अब इस समाज की विशेषता मार्क्स ने ये क्या फाइंड आउट की थी कि यहाँ पे कोई भी वर्ग नहीं होता था, ये वर्ग विहीन था, क्योंकि न ही तो इसमें निजी संपत्ति पाई जाती थी और न ही आर्थिक संघर्ष था। मनुष्य कृषि तथा पशुपालन इत्यादि से अनभिज्ञ था, मतलब वो जानता नहीं था इन सब के बारे में। क्या? कृषि और पशुपालन, क्योंकि कृषि और पशुपालन अगर आप करने लगे तो कहीं ना कहीं आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। इनकम की जहाँ पे बात आ जाती है, जहाँ निजी संपत्ति की बात आती है, तो वहाँ पे क्या आता है? वर्ग बनने लग जाता है। वर्ग बनेगा तो वर्ग संघर्ष होगा, और वर्ग संघर्ष होगा तो वर्ग जो समाज है वो परिवर्तित होगा, क्योंकि उसके जो उत्पादन और वितरण की प्रणाली है उसमें भी अंतर आएगा, है ना। और इसी से समाज में परिवर्तन होगा। तो सामाजिक परिवर्तन और वर्ग भी इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, यह व्यवस्था आत्मनिर्भर व्यवस्था कही जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति अपने उपभोग की वस्तुएं स्वयं पैदा करता है। यहाँ पे जिसको जो भी खाना होता है वो खुद ही उसका शिकार करने जाता था। इसमें किसी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं पाया जाता था। केवल लिंग व आयु के आधार पर थोड़ा बहुत कार्यों में वितरण जरूर पाया जाता था। जैसे महिलाएं जो हैं वो हो सकता है कि स्टे बैक करती हो, और जो पुरुष हैं वो जंगलों में जाके शिकार करते हो। या अगर मातृ सत्तात्मक समाज है तो महिलाएं वो हैं जो निर्णय लेती हैं और पुरुष वो हैं जो उनका पालन करते हैं। और आयु के आधार पर भी कभी कभी हम कबीलों में, जनजातीय समूहों में अभी तक ये देखते हैं कि जो बड़े लोग हैं सब उन्हीं के पास डिसीज़न लेने जाते हैं, और जो छोटे हैं वो उन सारे डिसीज़नों को फॉलो करते हैं। तो बहुत थोड़े कामों में ये वितरण पाया जाता था। इसमें सामूहिक चेतना का अधिक महत्व पाया जाता था। सामूहिक चेतना से का तात्पर्य ये है कि आपको पता है कि आप एक साथ जुड़े हुए हैं, आप समाज के व्यक्ति हैं, और व्यक्तियों के व्यवहार में समरूपता यानी एक रूपता पाई जाती थी। उसके बाद दूसरा युग जिसकी वो बात करते हैं वो है दास युग। दास युग के बारे में वो बोलते हैं कि इतिहास का दूसरा युग दास युग है। इतिहास का दूसरा युग दास युग है। साम्यवाद के अंतिम चरणों में, है ना,
निजी संपत्ति विकसित हुई और संपत्ति पर स्वामित्व के कारण वर्गों का निर्माण हुआ। अब ये कैसे निजी संपत्ति विकसित हुई थी, देखिए धीरे धीरे करके उन्होंने आग का आविष्कार किया आदि मानवों ने, और फिर धीरे धीरे कर कर एक ही जगह पर कृषि करना प्रारंभ किया, है ना। वो पहले घूम घूम के घूमते थे और जहाँ पे भी उनको रहने को मिलता था वो वहाँ रहते थे, लेकिन यहाँ पे निजी संपत्ति आने लगी। दैट मीन्स उन्होंने एक ही जगह रहना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने पशुओं को पालना स्टार्ट किया, उनका दूध निकालना या ये सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने यूज़ में ले ली, जिससे संपत्ति आने लगी। तो निजी संपत्ति जब विकसित हुई तो संपत्ति पर स्वामित्व के कारण वर्गों का निर्माण हुआ। एक वर्ग भूमि और संपत्ति का मालिक बन गया, जबकि दूसरा वर्ग दास बन गया। दासों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया। इस युग में समाज के विभिन्न वर्गों के विभाजन के कारण वर्ग संघर्ष शुरू हो गए। तो दूसरा वर्ग दास बना, पहला वर्ग मालिक, जो संपत्ति का और भूमि का मालिक था वो मालिक बन गया, और दूसरा जो उस पे ऊपर काम करता था। यहाँ पे दासों की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ख़राब थी, मतलब उन्हें हर प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया। और इसके बाद थर्ड जो समाज आता है वो आता है सामंतवादी युग। आइए इसको देखते हैं। संघर्ष के परिणाम स्वरूप, अब ये किस में संघर्ष हुआ होगा, दासों में और उनके मालिकों में जो संघर्ष हुआ उसके परिणाम स्वरूप क्या आया, एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे मार्क्स और एंगल्स ने सामंतवादी युग कहा। फ्यूडलिज्म जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें शासन की बागडोर राजा के हाथ में आ गई। इन राजाओं ने अपने अपने अधीनस्थ सामंतों को भूमि प्रदान की। इसके बदले में वे राजा की आर्थिक व सैनिक सहायता करने लगे। तो ये राजा एक जगह होता था और उसके अलग अलग मिनिस्टर्स होते थे और उनके नीचे अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स इस टाइप के आप मान सकते हैं, जैसे जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं उस तरह से। और वो अपने अपने सामंतों की जो भूमि होती थी वो लोगों को देते थे जिस पे वो काम करते थे, और वो राजा को दे देते थे, और राजा के ही जो क्षेत्र के लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था वो इन भूमियों पर काम करते थे। तो यहाँ पे सामंतवादी वर्ग और कृषक वर्ग समाज में पाए जाने वाले प्रमुख दो वर्ग बन गए। और फिर बाद में जब इन दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष हुआ तो क्या आया, एक नया समाज आया जिसको पूंजीवादी समाज कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार आविष्कारों के कारण सामंतवादी युग के अंतिम चरण में बड़े बड़े पूंजीवादियों ने उत्पादन के साधनों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा, जो औद्योगिक क्रांति थी, उससे क्या हुआ, बड़े बड़े पूंजीपति बनने लगे क्योंकि उत्पादन बहुत ज़्यादा लेवल पे होने लगा तो पैसा बढ़ गया। तो समाज दो वर्गों में बटा, एक पूंजीपति वर्ग जिनके पास पूंजी है उनके वो पति कहलाए जाने लगे, दूसरा श्रमिक वर्ग वे बट गया। वे परस्पर विरोधी थे। इस युग में श्रमिकों का शोषण किया जाता रहा। तो वो एक दूसरे के विरोधी थे और इस युग में श्रमिकों का परस्पर शोषण किया जाता रहा। तो यहाँ पे भी श्रमिकों का शोषण किया गया। उसके बाद इस शोषण के फलस्वरूप अगेन एक क्रांति होगी जिसमें दो अलग अलग वर्ग लड़ेंगे। कौन सा, एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। उसके बाद जो वर्ग आएगा, जो नया समाज आएगा वो समाजवादी युग होगा, जिसमें मार्क्स और एंगल्स ये मानते थे कि शोषण के परिणाम स्वरूप श्रमिक अपने आप को संगठित करेंगे, है ना, वो क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएंगे और इससे क्रांति आ जाएगी। इस क्रांति में पूंजीपतियों का उत्पादन साधनों से एकाधिकार समाप्त हो जाएगा तथा शासन की बागडोर श्रमिकों के हाथ में आएगी। निजी संपत्ति की संस्था समाप्त हो जाएगी और संपूर्ण स्वामित्व पर सरकार का एकाधिकार होगा। देखिए कहीं ना कहीं आप वो बोल रहे थे कि ये जो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हैं ना, ये ख़त्म हो जाएगी, सरकार सारी संपत्ति पे अपना अधिकार जमाएगी और फिर सबको इक्वली सब कुछ डिवाइड करेगी। और ये कब होगा, जब श्रमिकों के हाथ में इसकी बागडोर आएगी। तो मार्क्स के समाज के ऐतिहासिक युगों में विभाजन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संघर्ष आधुनिक समाज की ही देन नहीं अपितु यह दास युग से पाया जाता रहा है। मार्क्स के इतिहास ने इन युगों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दास युग में मालिक दास, सामंत युग में सामंत लॉर्ड या कृषक, पूंजीपति युग में पूंजीपति श्रमिक संघर्ष प्रमुख है। इस प्रकार मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये ही हमारा वर्ग संघर्ष का इतिहास कहा जाता है। इसके बाद मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी धारणा की समीक्षा भी हम करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में भी इसको कर सकती हूँ, एक बार अगर देख लें तो। आइए इसकी समीक्षा देख लेते हैं क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो मार्क्स ने यद्यपि ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को आर्थिक कारणों के आधार पर समझाने का प्रयास किया तथा अनेक उदाहरणों से अपने तथ्यों की पुष्टि की, फिर भी अनेक विद्वानों द्वारा इस अवधारणा से सहमत नहीं है। आइए उनकी आलोचनाओं को पढ़ते हैं। पहला, मार्क्स के अनुसार केवल आर्थिक आधार पर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचनाओं का निर्माण करता है। अनेक विद्वान इसे अतिशयोक्ति मानते हैं।
यानी ये महत्व संजोग मात्र है। जैसे उदाहरण देते हैं कि रसेल इस बात पर बल देते हैं कि इतिहास की अनेक राजनीतिक घटनाएं, राजमहलों में होने वाले षड्यंत्र, व्यक्तिगत राग द्वेष, ऐसी घटनाएं जिनकी आर्थिक व्याख्या नहीं की जा सकती है ना, इसके कारण भी कई बार समाज में परिवर्तन आते हैं। तो क्या हम आर्थिक कारणों को ही केवल वो मानेंगे? नहीं। तो कहीं ना कहीं मार्क्स का ये एक आलोचना बनती है। दूसरा, मार्क्स का यह भी तर्क ठीक प्रतीत नहीं होता कि आर्थिक परिस्थितियां ही परिवर्तन की निर्णायक परिस्थितियां हैं। निर्णायक परिस्थितियां नहीं है। यद्यपि अनेक परिवर्तन आर्थिक कारणों के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, फिर भी आर्थिक पृष्ठभूमि पर अधिक बल देना सही नहीं है। सबको क्लियर है। उसके बाद मार्क्स का यह कहना भी अधिक तर्कयुक्त नहीं लगता कि आर्थिक शक्ति द्वारा राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं आर्थिकी जो उनका मेन मोटिव है, उसी पर उनके तर्क ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि अनेक परिस्थितियाँ इसके विपरीत हो सकती हैं। हो सकता है राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति आर्थिक हितों को पूरी करने, उल्टा भी हो सकता है ना। चौथा है, मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो अंतिम चरण वर्ग विहीन समाज बताया, यह एक काल्पनिक व दार्शनिक दोनों ही है। अभी तक ऐसा समाज देखा नहीं गया है जहाँ पे वर्गहीन एक संरचना का आगाम हुआ हो। उसके बाद फिफ्थ है, अनेक मानवशास्त्री मार्क्स द्वारा किए गए ऐतिहासिक युगों के वर्गीकरण से सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक छोटा अपने ही नॉलेज के बेसिस पर वो वर्गीकरण देखे गए हैं, तो उसको भी अनेक मानवशास्त्री नकारते हैं। वास्तव में इन आलोचनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु मार्क्स द्वारा आर्थिक कारणों को महत्व देना है, न कि उसके का वर्गीकरण करना। यह कहना अनुचित है कि मार्क्स केवल आर्थिक कारणों का ही निर्णायक कारक मानते हैं, क्योंकि मार्क्स खुद अन्य कारकों को पूर्ण रूप से अवहेलना नहीं करते। मतलब मार्क्स ये मना नहीं कर रहे हैं लिटरली कि दूसरे कारण है ही नहीं। हाँ, मार्क्स ध्यान किस पे दे रहे हैं? आर्थिक कारण पे। एंगल्स का कहना है कि यद्यपि राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक, साहित्यिक, कलात्मक विकास इत्यादि आर्थिक विकास पर आधारित हैं, फिर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आर्थिक प्रभाव एकमात्र कारण है और वह अधिक सक्रिय है। वास्तव में आर्थिक आवश्यकता के आधार पर विभिन्न कारकों में अंतःक्रिया उत्पन्न होती है। यदि मार्क्स पर आर्थिक कारणों की निर्णायकतावादी होने का आरोप लगाया जाता है, तो वास्तव में इसे मार्क्स का कोई दोष नहीं है, केवल उनके विचारों को भिन्न रूप से समझा जा रहा है ना। तो यह आलोचना नहीं है। देखिए, जब भी हम अपने ये जो सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, इनमें जब भी कोई भी समीक्षा पढ़ते हैं, आलोचनाएं पढ़ते हैं, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है, एक गैप आपको बता रहा है कि आप आगे आके किन पहलुओं को और देख सकते हैं और इस काम को बढ़ा सकते हैं। तो ये अच्छा ही है ना। उसके बाद कल हम नेक्स्ट क्लास में मार्क्स का वर्ग सिद्धांत पढ़ेंगे, है ना। तो आप सब बने रहिए। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।